नेपाल वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच प्रीव्यू एंड हमने किया था, उसमें कहीं ना कहीं एट द एंड आपने मुझसे पूछा था कि आखिर क्या ऐसा स्कोर हो जिसमें कहीं ना कहीं नेपाल जो है वो न्यूजीलैंड को रेस्ट्रिक्ट करे, जो कहीं ना कहीं वो चेस के लिए कंफर्टेबल फील कर सकती है। और मैंने कहीं ना कहीं उस वीडियो में हमने कहा था कि 215 से 220 के आसपास अगर नेपाल न्यूजीलैंड को रोकने में कामयाब होता है तो डेफिनेटली नेपाल जो है कहीं ना कहीं काफ़ी कंफर्टेबल फील करेगा उस स्कोर को चेस करने में। मैच प्रीव्यू के आखिरी सेक्शन में हमने ये कहा था और डेफिनेटली और जो रिजल्ट है वो आपके सामने है कि हाल जो है वो क्लियरली आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहा है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर की है नेपाल ने इस मैच में, कई सारी चीज़ें अच्छी की हैं, कई सारी चीज़ें खराब की हैं, कई सारी चीज़ें बहुत खराब की हैं। ओवरऑल एट द एंड जो रिजल्ट निकल कर आया कि टीम को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस हार में कई सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। कुछ ब्राइटर साइड में है, कुछ डार्कर साइड में है, और एट द एंड आखिर हार के जो बड़े रीजंस रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह है, सबसे पहले अगर देखें न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीता और पहले यहाँ पर खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और जो वही जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने भी किया था अफगानिस्तान के खिलाफ इसी ग्राउंड पर। तो यार सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि न्यूजीलैंड ने जो है कितना स्कोर किया, उनके टॉप स्कोर्स वगैरह कौन से रहे, फिर हम सीधे चलेंगे नेपाल की बॉलिंग की तरफ भी, और भी कई सारी बातें हैं उस एनालिसिस भी करने की। बिल्कुल, और अब बात करें अगर न्यूजीलैंड के स्कोर की, तो न्यूजीलैंड ने 302 रन बनाए, बहुत ज़्यादा स्कोर उन्होंने खड़ा किया उस 50 ओवर खेल कर। लेकिन उसके अगर हम देखें उनके जो बैट्समैन रहे हैं स्नेहत रेड्डी और ऑस्कर जैक्सन, ये दोनों ने बहुत उम्दा इनिंग्स खेली। स्नेहत रेड्डी ने अगर हम बात करें 147 रन बनाए, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग रही है उनकी, कमाल की इनिंग रही है, हर जगह शॉट्स खेले हैं। वहीं ऑस्कर जैक्सन ने भी बहुत बेहतरीन 150 रन की पार्टनरशिप की दोनों ने मिलकर साथ में, और बहुत ज़्यादा हैमरिंग किया नेपाल बॉलर्स को इन दोनों ही बल्लेबाजों ने, और बेहतरीन इनिंग रही कप्तान की भी और साथ साथ में स्नेहत रेड्डी की भी। बिल्कुल, वहीं पर टॉम जॉन्स की बात करें जो ओपनर थे, उन्होंने 33 रन का कंट्रीब्यूशन दिया, और यही कहीं ना कहीं हाल रहा इस न्यूजीलैंड की इनिंग का। अब चलते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम चलेंगे सीधे सीधे अब नेपाल की बॉलिंग एनालिसिस की तरफ। जी हाँ, बॉलिंग कार्ड डेफिनेटली आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, बॉलिंग कार्ड सीधे सीधे है। आप बॉलिंग कार्ड जो फिगर्स हैं आप देख लें, गुलशन ने 2 विकेट निकाले, सुभाष भंडारी ने 3 विकेट निकाले, उसके बाद यहाँ पर देखें अगर दिपेश कंडेल ने 1, तिलक भंडारी ने 1, आकाश त्रिपाठी ने 1, ये बॉलिंग कार्ड है। यहाँ पर सारे विकेट्स हैं, फिगर्स वगैरह हैं, जो कि आपने मैच भी देखा होगा, ऑब्वियसली आपने ये चीजें देखी हैं। लेकिन अब बात करते हैं बॉलिंग के ऊपर। बॉलिंग है क्या एंड एक सबसे बड़ी रीजन है जो लगातार हम प्रैक्टिस मैचेस जो नेपाल ने खेले उसके एनालिसिस में भी, और कहीं ना कहीं इस मैच प्रीव्यू में भी हमने ये चीज लगातार कही थी कि नेपाल के लिए एक सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट बॉलिंग में ये हो रही है कि गुलशन झा नई बॉल से विकेट निकालने में कामयाब हो रहे हैं, और ये टीम के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, और एग्जैक्टली आज हमें वो देखने को मिला है। शुरू के फर्स्ट पावर प्ले में गुलशन झा को आज पहली बार, जो भी वो रीजनल मैचेस वो जितने खेल रहे थे, यहाँ तक कि वेस्टइंडीज के खिलाफ वार्म अप में भी उन्होंने विकेट निकाल दिया था। ये पहली बार था जब पावर प्ले में नेपाल एक भी विकेट निकालने में कामयाब नहीं रहा, गुलशन झा को नई बॉल से विकेट नहीं मिले, और डेफिनेटली टीम ने स्ट्रगल किया है। बिल्कुल सही कहा आपने, और नई बॉल से विकेट भी नहीं मिला, लाइन और लेंथ। आपको बॉलिंग कैसी लगी? जी मैं यही पूछने वाला था, शुरू के 10 ओवर में आप इंप्रेस थे दोनों पेसर्स से? बिल्कुल नहीं, इस तरीके की लाइन और लेंथ बिल्कुल नहीं थी। कुछ एक आध बॉलें पड़ी गुलशन झा की चौथे स्टंप पर, गुलशन झा ने कुछ स्टंप पे रखने की कोशिश की, लेकिन आकाश चंद तो वो भी नहीं रख पा रहे थे स्टंप पर, इतनी बेहतरीन बॉलिंग नहीं थी। जो बल्लेबाज थे वो खुलकर खेल रहे हैं, शॉट्स भी ले रहे हैं अपना, और सामने वाले बल्लेबाजों को भी हमें क्रेडिट देना होगा, उन्होंने कोई रफ शॉट या फॉल शॉट नहीं खेला। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अपने मेरिट पर खेला दोनों ही बल्लेबाजों ने, चाहे वो टॉम जॉन्स हो या वॉटसन जो कि ओपनिंग कर रहे थे उस वक्त, दोनों ही हो अच्छा खेल रहे थे। लेकिन बॉलर्स ने शुरुआत के 10 ओवरों में ऐसा कुछ प्रॉमिसिंग नहीं दिखाया जिससे लगे कि पेस बॉलर्स ने कि शायद इन्हें विकेट मिलेगा, नई बॉल से कुछ स्विंग हो रही है या कुछ बाउंस हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपल सीधी बॉल आ रही थी और बल्ले को छू रही है, बॉल करा रहे हैं, वापस से जा रहे हैं, कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही थी शुरू के 10 ओवर में गुलशन से भी और आकाश से। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि शुरू के 3-4 ओवर्स के बाद कहीं ना कहीं बहुत प्रेडिक्टेबल नजर आ रही थी गुलशन और आकाश की बॉलिंग, जो खेलने में उन्हें दिक्कत नहीं हो रही थी। कुछ यहाँ पर जैसे आपने देखा शुरू के 4 ओवर में कि हमें इतनी मूवमेंट नहीं मिल रही, या फिर इतना स्विंग जो है वो नहीं मिल रहा, तो फिर हमें यहाँ पर प्लान बी जो है वो कुछ नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि जो बात के 6 ओवर्स हैं वो सिर्फ कोटा पूरे कर रहे हैं गुलशन और आकाश चंद। वहां पर अगर हम देखें बॉलिंग यूनिट की अगर हम बात
बात करें तो ये एक चीज़ यहाँ पर रही है। तो वो एक थ्रेटनिंग जो है बॉलिंग में वो हमें कहीं ना कहीं देखने को नजर नहीं आया। शुरू के 10 ओवरों की बात करें कि आपने शॉर्ट बॉल्स का ट्राई किया हो, थोड़ा सा प्रेशर बनाया हो, थोड़ा आगे खिलाया हो, फोर्थ स्टंप पे लगातार डाले जा रहे हो, वो हम देखने एक आध बॉलें मिली लेकिन उसके बाद आपने फिर वो कंसिस्टेंसी गवा दी। अब यहाँ पर बात करेंगे दुर्गेश गुप्ता की। दुर्गेश गुप्ता डेफिनेटली इस प्लेइंग 11 में हर सूरत में होने चाहिए क्योंकि उनकी कमी यहाँ पर क्लियरली खली जरूर है क्योंकि उनका हैंड अलग है। आपने उन्हें प्रैक्टिस गेम्स में खिलाया और मेन मैच में आपने बाहर कर दिया, ये कहीं ना कहीं समझ से पड़े। यहाँ पर एक चूक जरूर हुई है, यहाँ पर दुर्गेश गुप्ता को होना चाहिए था क्योंकि वो लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं और लेफ्ट आर्म पेसर्स इस वर्ल्ड कप में अच्छा भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक रीडिंग जो है वो अलग हो जाती है जब राइट हैंड पेसर्स आपकी तरफ है, उसके साथ साथ आपके पास एक लेफ्ट आर्म पेसर हो तो डेफिनेटली सामने वाले बैट्समैन को पढ़ने में दिक्कत होती है, खास करके राइट हैंड बैट्समैन को। और श्रीनाथ रेड्डी की बात करें वो भी राइट हैंड थे, जैक्सन वो भी राइट हैंड थे। क्या यहाँ पर दुर्गेश गुप्ता हमें काम आते हुए नजर आ सकते थे क्योंकि दोनों का जो हैंड है गुलशन और इसका दोनों का डेफिनेटली अलग अलग है, लेफ्ट आर्म पेसर है। तो जब ओपनिंग पेयर था एक के लिए वो बॉल बाहर निकलती, एक के लिए अंदर आती, तो बहुत चांसेस यहाँ पर बन सकते थे। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था प्लेइंग 11 दुर्गेश गुप्ता हर हाल में होने जरूर चाहिए थे इन कंडीशंस में जहां पर अच्छी खासी बाउंस वगैरह बॉलर्स को मिल रही है। ये बात हो गई। एक चीज और यहाँ पर यहाँ पर थोड़ी सी कैप्टनसी की भी बात करनी होगी इस सेक्शन में ज्यादातर बात करने के लिए है, फिर आगे बैटिंग में भी चलेंगे क्योंकि एक चीज समझ नहीं आई। पहला ओवर गुलशन ने कराया, उसके बाद दूसरा ओवर मेरे ख्याल से सुभाष भंडारी को दिया गया। ये देखकर कि सामने जो है वो वाटसन लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, एक ओवर आपने उनसे कराया, उसके बाद आपने उन्हें हटा दिया और फिर लगातार आकाश चंद और गुलशन से कराने लगे। वो समझ से परे था। आपने पहले तो वो एक ओवर उन्हें दिया क्यों, और अगर आपने दिया जो कि उस लिहाज से दिया कि लेफ्टी थे तो बिल्कुल सही था, आपका डिसीजन ठीक था, फिर आपने उन्हें अचानक से हटा दिया। आपको क्या लगा कि 6 डिलीवरी में ही हमें विकेट दे वरना हम इन्हें हटा देंगे? वो एक बहुत बड़ी ब्लंडर थी। और देखिए जब वो 11वें ओवर में आए तो उन्होंने सबसे पहले वाटसन को बोल्ड मारा, तो वहां पर ये फिर से ब्लंडर हुआ। जो विकेट शायद हमें और तीसरे चौथे ओवर में मिल सकता था वो खींचकर 11 ओवर तक गया। टीम के 50 रन भी हो गए न्यूजीलैंड में, मेरे ख्याल से जी 50 रन भी हो गए। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं उन्होंने तो अपना काम कर दिया, पावर प्ले निकाल दिया, नई बॉल निकाल दी आधे ओवर तक और 50 रन भी अपनी टीम के लिए जोड़े। ये एक और खराब कप्तानी यहाँ पर देखने से हुई है कि आपको कम से कम अगर आपने लगाया है तो कम से कम 3 ओवर तक या सुभाष भंडारी के साथ जाना चाहिए था। आपने उन्हें 1 ओवर देकर हटा दिया, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर देखने को मिला है। एंड मिड फेस में स्पिनर्स ने वापसी कराई है, उस फेस के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, वापसी तो जरूर कराई है, जरूर बॉलर्स ने कराई, लेकिन पेस बॉलर्स का ऐसा साथ नहीं मिला, पुरानी बॉल से भी नहीं मिला। जो एक पार्टनरशिप हुई ऑस्कर और स्नेहत रेड्डी के बीच वो बहुत ज्यादा दूर ले गई, बहुत ज्यादा दूर लेके चली गई, बहुत बिग स्कोर पर लेके चली गई। चाहे फील्डिंग प्लेसमेंट हो, फील्डर्स ने बहुत खराब फील्डिंग हुई है, बहुत खराब फील्डिंग। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही पुअर फील्डिंग रही है आज नेपाल की। और ड्रिल्स में क्या होता है, प्रैक्टिस सेशंस में फील्डिंग पर काम नहीं हो रहा है, ये अपने आप में एक डिसअपॉइंटमेंट है कहीं ना कहीं कोच और टीम पर कि काम नहीं हो रहा है फील्डिंग को लेकर। इस स्तर में फील्डिंग अच्छी होगी तभी आप नेशनल पे भी जाकर यहाँ से जो भी जाएंगे वो और अच्छा करेंगे, वरना अगर फील्डिंग इस लेवल पर बेस्ट नहीं है तो फिर आगे जाके आपको और मुश्किलात पैदा हो सकती है। तो इसलिए फील्डिंग में भी काफ़ी ज़्यादा लैक नज़र आए हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बॉलर्स पर भी बढ़ा है। बॉलर्स ने भी कुछ ऐसी बॉलें रखी हैं जिससे फील्डर्स ने जिस पर अपना पूरा जो किया कराया था बॉलर्स का उस पर पानी फेरा है। और बॉलर्स ने स्पेशली अगर आप देखेंगे स्पिनर्स के विकेट तो उन्होंने आगे खिलाया। बॉलर जो भी विकेट मिले हैं स्पिनर्स को वो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो आगे आने वाली बॉलों पर मिले हैं, यानी कि फ्रंट फुट पर, जो अभी हमने अपने मैच प्रीव्यू में कहा भी था कि स्पिनर्स रखें तो बेहतर होगा, और जो कि रखा। लेकिन जो मेन जो पार्टनरशिप ब्रोक करने वाली बात थी रेड्डी की और ऑस्कर की, वहाँ पर सारा जो एक गेम है वो ख़राब हुआ है। चाहे स्पिनर्स हों, चाहे पेसर्स हों, चाहे फील्डर्स हों, सारे डिपार्टमेंट ने बहुत ही डिसअपॉइंट किया है बॉलिंग यूनिट से उस विकेट के लिए जहाँ पर वो दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे। आपको रीड करके भी थोड़ा आना चाहिए था। यही बल्लेबाज हैं जो है टॉम जॉन्स हैं, रेड्डी हैं और ऑस्कर जैक्सन। हम इन पर कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते। हमारी फील्डिंग, हमारी बॉलिंग और मेरी कैप्टनसी, देव खन्ना की बात कर रहे हैं, मेरी कैप्टनसी इंडिविजुअली भी यहाँ पर टॉप नॉच होनी चाहिए। अगर जो कि हमारा ओपोनेंट इस वक्त न्यूजीलैंड है, थोड़ा रीड करके आते तो शायद मालूम पड़ जाता। बिल्कुल सही कहा, ये एक चूक जरूर हुई है। मैं इस पे अभी नेक्स्ट आने वाला था कि डेफिनेटली शायद यहाँ पर जो टेक्निकल टीम है या फिर जो भी कैप्टन या कोच है वो शायद ये चीज़ कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर गए कि न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा जो हथियार उनका 80% जो उनका क्रिकेट है, जो अगर वो कोई मैच जीत रहे हो तो वो इन टॉप 4 बैट्समैनों के ऊपर निर्भर करता है। अब वो खास करके टॉप 3 की मैं बात करूँ, जॉन्स की, जैक्सन की और रेड्डी की। हमने अपने मैच रिव्यू में ये चीज़ कही थी, आपको याद होगा। यहाँ बैठे हैं हम, जी
हमारे पास इतना टूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, कोई टेक्निकल ऐसा कोई बड़ा नहीं है। हम समझ गए कि ये 3 प्लेयर पर ही न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप टिकी हुई है, लेकिन जो डिपार्टमेंट में है नेपाल के जो असिस्टेंट्स हैं उन्हें तो अक्सर मालूम होगा, उनके पास बेहतर, हमसे तो बेहतर ही है, उन्हें मालूम हो कि सामने वाली टीम का क्या स्ट्रांग है और क्या वीक है। जब हम ये कह सकते हैं यहाँ से उठकर कि उनके परफॉर्मेंस को देखकर कि हाँ इनके पास बस 3-4 ही ऐसे हैं, थोड़ा सा प्लान क्यों ना बनाया जाए इन 3-4 पर जो कि टॉप ऑर्डर में ही आते हैं। लेकिन कोई भी प्लान अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर देखने को मिला नहीं उनके खिलाफ, और डेफिनेटली उसके साथ साथ फील्डिंग ने तो और बुरा हाल किया, साथ साथ में और खूब रन्स लीक हुए। आप ये चीज सोचिए, लास्ट के 10 ओवरों में एंड शायद 99 रन मारे हैं न्यूजीलैंड ने, इतना मुझे याद है। जी हाँ, लास्ट के 10 ओवर में 99 रन न्यूजीलैंड ने जोड़े। यही दिखाता है कि आप ओडीआई मैच खेल रहे हैं और 10 ओवरों में, मतलब 50 ओवर मैच खेल रहे हैं और 10 ओवर में 99 रन आप कहीं ना कहीं खा लेते हैं। डेफिनेटली बहुत ही पुअर पेसर्स ने तो पूरी तरह से बेदम रखा है, पेसर्स का कुछ भी नहीं, चाहे गुलशन झाई क्यों ना हो, नई बॉल से उनका काम था, वहां से वो विकेट नहीं निकाल पाए, फिर बाद में वो बैक टू बैक 2 विकेट फिर किसी काम के रह नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका काम था नई बॉल से विकेट निकालना, वो नई बॉल से विकेट नहीं निकाला। तो डेफिनेटली आप देखिए कि स्कोर जो है वो कहां तक पहुंचा। यही है बॉलिंग एनालिसिस का हाल, कप्तानी का हाल और फील्डिंग का हाल फर्स्ट इनिंग के बाद। अब चलते हैं सेकंड इनिंग में, जब बात आती है चेस की, शुरुआत यान करेंगे फेस बाय फेस से, फिर चलते हैं बैटिंग एनालिसिस। बिल्कुल, अगर फेस बाय फेस की बात करें तो यहाँ पर 1 से 10 ओवर में नेपाल ने 41 रन बनाए, 2 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं 11 से 40 ओवर में नेपाल ने 150 रन बनाए और 6 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं डेथ फेस में 41 से 50 ओवर के बीच में टीम ने 47 रन बनाए और 1 विकेट का नुकसान हुआ, और टीम अपने टोटल तक 238 रन 9 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर के बाद पहुंच सकी। टोटल से काफ़ी दूर रह गई, 64 रन तकरीबन दूर रह गई टीम और मैच भी हार गई। बिल्कुल, डेफिनेटली कोई दरार नहीं है, और न्यूजीलैंड ने इस मैच को जो है कहीं ना कहीं कंफर्टेबली जीता है, इसमें कोई दरार नहीं है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे मोमेंट्स थे इस मैच पे जहां पर लग भी रहा था कि नेपाल इस मैच में पकड़ बना सकता है। तो आपको ये दूर से लगेगा कि नेपाल बहुत करीब पहुंचा, 64 रन दूर था, लेकिन डेफिनेटली उस मोमेंट्स में अगर आप देखेंगे, जो मैच देख रहे थे लगातार, जैसे कि हमने भी लगातार मैच देखा है, पूरी बैटिंग नेपाल की लगभग देखी है कल 40-42 ओवर, तो वो समझ में आ रहा था कि नहीं ये बस फॉर्मेलिटी चल रही है, न्यूजीलैंड ये मैच अपनी मुट्ठी में कर ही चुका है। लेकिन एक ऐसा मोमेंट जरूर था, आगे उस पर बात करेंगे। फॉल ऑफ विकेट की बात करते हैं एंड पार्टनरशिप चार्ट्स की अगर मैं देखूं तो फॉल ऑफ विकेट जो रहा है वो कुछ इस तरीके का रहा है। पहला विकेट 0 पे ही गिरा, उसके बाद 18 पे, फिर 77 पे, यहाँ पर एक पार्टनरशिप जरूर हुई, जी हाँ, देव और अर्जुन कुमल के बीच में। उसके बाद 82, फिर 100, फिर 131, फिर 133, 176 और लास्ट में 201 रन, और फिर एट द एंड 238 तक जो पार्टनरशिप खिंची है, जो विकेट नहीं गिरा, यही हाल रहा है। यानी हमें वो जो 50 की पार्टनरशिप एक देखने को मिली देव और अर्जुन के बीच में, उसके बाद कुछ खास हमें कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला एज अ पार्टनरशिप 50 ओवर फॉर्मेट की अगर हम बात करें। अब बात करते हैं यहाँ पर विकेट्स की, स्कोरिंग स्कोर्स तो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं बैटिंग जो कार्ड है वो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो बैटिंग कार्ड की जहाँ तक बात है तो अर्जुन कुमल ने दीपक बोहरा जो है वो 0 पे आउट हुए। अब दीपक बोहरा का एक सिंपल सा आप शॉट देखिए, जो दीपक बोहरा जिस बॉल पर आउट हुए, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी। अब इस शॉट में देखिए बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और एक प्लेयर उन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, ये पूरा प्लान्ड विकेट था। एक प्लेयर जो है उन्होंने मेरे ख्याल से शॉर्ट थर्ड मैन पे 30 के अंदर ही कहीं ना कहीं ले रखा था। और आप पैर देखिए, दोनों पैर जो है वो हवा मूवमेंट जो है दीपक बोहरा का हवा में जा रहा है और उनका ऑफ स्टंप क्लियर दिख रहा है, यानी पैरों में कोई मूवमेंट नहीं थी। अगर यही उन्हें शॉट खेलना था तो ऑफ की तरफ थोड़ा आगे जाकर फिर ये अगर शॉट लेते तो उस फील्डर के ऊपर से ये बॉल चौके के लिए जा सकती थी। ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही खराब शॉट खेलकर उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया, ये खराब शॉट की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद बात करें आकाश त्रिपाठी जो 2 रन बनाकर आउट हुए। आकाश त्रिपाठी की यहाँ मैं अगर बात करना चाहूँ तो वो भी उन्होंने 14 गेंदें खेली हैं और 14 में से लगभग 7-8 बार ऐसा हुआ कि वो अक्रॉस द लाइन जो है लेग स्टंप की तरफ खेलने जा रहे हैं और उनके बल्ले का एज लग रहा है, तो कभी कवर में जा रहा है, कभी मिड ऑफ की तरफ जा रहा है, और वो उनका जो टारगेट था वो था लेग स्टंप की तरफ। उन्हें दिख रहा है कि मेरे एज आ रहा है, मैं अक्रॉस खेलने जा रहा हूं, यानी वो थी ही नहीं, यानी वो ये 7-8 बार उनके साथ हो चुका था ये, लेकिन फिर भी वो वही करने के लिए गए और 14वीं बॉल पर उनका फिर से वही हुआ, लेग की तरफ मारने गए, एज लगा, थर्ड मैन में आउटस्टैंडिंग कैच जो है फील्डर ने, जबरदस्त कैच एक फील्डर ने पकड़कर उनका विकेट भी खत्म कर दिया। तो ये टेक्निकल एरर्स है। आप देखिए कितने ब्लंडर तरीके से आउट हुए। यहाँ पर डेफिनेटली ये जरूर डेलीगेट कहेगा कि
कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग उतनी बेहतर बिल्कुल भी न्यूजीलैंड की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई। विकेट्स आपने थ्रो किए हैं, दीपक बोहरा का विकेट में फिर भी कहूंगा कि लेंथ बहुत अच्छी थी बॉल की, लेकिन उसमें अगर अच्छे थोड़ा कदम भी बढ़ाते तो वो बॉल भी चौके के लिए जा सकती थी। आकाश त्रिपाठी बिल्कुल खराब शॉट। उसके बाद आगे आएंगे, बात करेंगे यहाँ पर एंड देव खन्ना और गुलशन झा की। बिल्कुल सही, देव खन्ना ने भी अपना जो स्टार्ट है वो ओवर एग्रेसिव आपने एक्सीलरेटर लिया। आपको लगा शायद कि 5 बॉलों में 20 रन चाहिए, शायद चलो हम चौके छक्के से शुरुआत करते हैं। एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। आप टॉप ऑर्डर के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं और इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर कप्तान होकर वाकई में खुद में डिसअपॉइंट है। और डिसअपॉइंटमेंट होना, अब उसके बाद आउट होकर चले जाना, एक लाइन में बोल देना, ये बहुत आसान है। आईसीसी अंडर 19 का एक इवेंट खेल रहे हैं आप, एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है। एक साथी वहाँ पर आपके खड़े हैं, वो अच्छा कर रहे हैं तो उनका साथ देना बनता है। आपके ऊपर और प्रेशर आ जाता है। मिडिल ऑर्डर इसलिए कहा जाता है बहुत हार्ड जॉब है ये, 1 डाउन और मिडिल ऑर्डर ये सब बहुत 2, 3, 4 ये सब बहुत हार्ड डाउन्स है। यहाँ पर आपकी गलती टीम पर बहुत भारी पड़ सकती है, टीम हार सकती है। बड़े बड़े इवेंट्स हमने देखे भी हैं कई ऐसे। तो ये शॉट जो था देव और 50 ओवर हिस्ट्री के एंड सबसे बड़े बड़े पार्टनरशिप्स इन्हीं डाउन्स पर आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक रहता है कि एक बर्डन रहता है कि हाँ एक जिम्मेदारी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है यहाँ पर प्लेयर्स पर। लेकिन वो एक बाउंड्री आ गई, फिर भी आप बाउंड्री के लिए जा रहे हैं। 105 का आपका स्ट्राइक रेट है, और कितना चाहिए? 200 का स्ट्राइक रेट आप बढ़ाना चाहते हैं। ये अपने आप में बहुत खराब जिस तरीके से आउट हुए, 36 रन बनाकर आपने टीम को छोड़ दिया। पूरी तरीके से आपका दिया हुआ विकेट था, बहुत ही खराब शॉट। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद उत्तम मगर है जो कि 0 रन बनाकर वहां पर आउट हो गए। अच्छी बॉल जो बेहतरीन बॉल थी, चौथे पांचवें स्टंप के आसपास थी, उनका एज लगा और कहीं ना कहीं वो आउट हो गए। उम्मीद भी इतनी नहीं थी। जी हाँ, आप यहाँ झूठ नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि उम्मीद डेफिनेटली दिल्ली क्रिकेट को जो थी वो थी अर्जुन कुमल, देव खन्ना, गुलशन झा और कहीं ना कहीं मेरी अगर बात करूं मैं तो दीपेश कैंडेल। इन कुछ प्लेयर्स से उम्मीद थी कि बड़े जो रन होंगे, बड़े रन वो कहीं ना कहीं यही करेंगे। ऐसा भी नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे कि उत्तम मगर से बहुत उम्मीद थी, इतनी उम्मीद भी उनसे नहीं थी। उसके बाद बात करें गुलशन झा, एंड एक और विकेट थ्रो कर दिया। इस तरह से गुलशन झा को हमने आउट होते हुए सीनियर मैचेस में कई बार देखा है। एक और बार उन्होंने विकेट अपना थ्रो किया। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही पुअर शॉट, स्क्वायर लेग की तरफ मारने जा रहे हैं, खराब कुछ नहीं मालूम कि टीम किस सिचुएशन में है, कहाँ है। 24वें ओवर में मैं खेल रहा हूँ। यही सेम देव खन्ना के साथ भी हुआ। बहुत ज़्यादा लैक नजर आए, अवेयरनेस नहीं है गेम का कहीं ना कहीं बॉयज़ में। ये दिक्कत ज़रूर है कि एक अवेयरनेस होना चाहिए कि जब आपके साथी वहाँ पर हैं तो आप फंस कैसे सकते हैं, इतना कैसे आप उठा के मारने जा रहे हैं 24 ओवर में, 25 ओवर में। अभी ओवर और आप दूसरे साइड वाले बैट्समैन से सीख भी नहीं रहे, क्योंकि दूसरे साइड पे अर्जुन कुमल थे। बिल्कुल सही। और सामने वाली टीम में वाइड दे रही है, एक्स्ट्रास दे रही है, वाइड पे वाइड दिए जा रही है। लेकिन आप हैं जो खुद बल्लेबाज सामने से कह रहा है हमारा विकेट ले लो, हमें तो खेलना नहीं है, पेविलियन जाना है। बिल्कुल। उसके बाद दीपक बोहरा 15 रन बनाए, उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया 27 गेंदों में। दीपेश कंडेल यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट जरूर हुई क्योंकि उनसे थोड़ी उम्मीद थी कि ये स्कोर करेंगे, लेकिन 0 रन बनाकर ये भी आउट हुए। सुभाष भंडारी और लास्ट में तिलक भंडारी थोड़े बहुत रन जरूर किए, 50 ओवर तक खिलवा जरूर दिया। ये एक पॉजिटिव जरूर रहा। जैसे हमने पहले भी कहा था कि भले आप हार भी रहे हो लेकिन 50 ओवर पूरी बैटिंग जरूर करिए। ये बहुत अच्छा किया है नेपाल का, और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो लोअर ऑर्डर को जाएगा। आकाश चंद, सुभाष भंडारी और तिलक भंडारी, इन तीनों को जाएगा। इन तीनों ने ये मेक श्योर किया कि 50 ओवर पूरी टीम बैटिंग कर रहे, वरना जब रन कर रहे थे तो वो रन सिर्फ फॉर्मेलिटी भरी थी, क्योंकि टीम जो है वो बहुत दूर निकल गई थी हारने की। अब बात करते हैं अर्जुन कुमल की इनिंग की, एंड स्कोरिंग एरियाज से बात करेंगे। अर्जुन कुमल की जो इनिंग रही है, सबसे पहले कि आखिर उन्होंने किन किन एरियाज में यहाँ पर रन किए हैं वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। किस तरीके की इनिंग रही है, इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भी इंप्रेस किया था एशिया कप में, और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस इनकी तरफ से निकली है। रन 90 किए हैं, बॉलें भी 100 खेली है और कमाल के शॉट्स भी दिखाए। बिल्कुल सही कहा आपने। इनका फेवरेट शॉट तो रहता है कट शॉट, बहुत बेहतरीन मारते हैं ये। सबसे ज़्यादा रन भी इन्होंने वहीं किए हैं। अगर आप देखेंगे 37 रन, मिड विकेट पे 18 रन किए हैं और कवर एरिया में 12 रन किए हैं। तो रन्स इन्होंने काफ़ी अच्छे किए हैं, और खासकर इन्होंने जो थर्ड मैन का एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं, यानी कि कट शॉट इन्होंने। और हमने देखा भी जिस तरीके से इन्होंने शॉट खेले, और पॉइंट और कवर की तरफ जो इन्होंने एक चौका मारा है, सिर्फ वहाँ एक ही बाउंड्री है इनकी। लाजवाब शॉट, लाजवाब शॉट था। आराम से अपना बॉडी को आगे किया, बॉल तक पहुंचे, बैलेंस था। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शानदार शॉट खेला इन्होंने, बहुत उम्दा इनिंग रही है। सिंगल्स 30 करीब सिंगल्स इन्होंने निकाले हैं, दौड़े भी बहुत अच्छे हैं, डबल्स ट्रिपल्स भी मारे हैं,
और डाउन द ग्राउंड खेला है, उठा के ज़्यादा हवा में कोशिश नहीं की खेलने की। एक्सीलेंट बैट्समैन है। अफगानिस्तान के खिलाफ भी हमने इनकी इनिंग देखी थी, वहाँ पर भी कुछ एकदम सिमिलर वे में खेलते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया इन्होंने, ग्राउंडेड शॉट का इस्तेमाल किया, बाउंड्री के हर कोने में रन बनाए हैं इन्होंने, और अपना फेवरेट एरिया जो कि थर्ड मैन का एरिया है उस पर भी खूब रन बटोरे। बिल्कुल, और अनफॉर्चुनेटली उसी वहीं पर आउट भी वो जरूर हुए। अब एक चीज मैं कहना चाहूंगा बस लास्ट इसमें, अर्जुन कुमल जिस बॉल पर आउट हुए लगभग उसी तरीके की बॉल थी जहां पर मेरे ख्याल से दीपक बोहरा को जो बॉल आई थी, बस यही चीज उस वक्त दीपक बोहरा को करनी चाहिए। आप देखेंगे अर्जुन कुमल ने थोड़ा सा खुद का 1-2 कदम इधर आए होंगे और उन्होंने वो शॉट जो है काफी घुमा के लिया। वो पीछे एक प्लेयर है क्योंकि उस वक्त पीछे प्लेयर थे इसीलिए कैच हुआ, लेकिन जब दीपक बोहरा बैटिंग कर रहे थे तो सारे प्लेयर जो है वो अंदर से सर्कल के अंदर थे, वहां पर नहीं था, तो उस बॉल को अगर उठा के मारते तो सर के ऊपर से जाती। ये चीज कहीं ना कहीं दीपक बोहरा अर्जुन कुमल की उस इनिंग से ही सीख, पूरी की पूरी टीम अर्जुन कुमल की सीखनी चाहिए, क्योंकि किसी ने भी इतना इंप्रेस नहीं किया है। जो बैट्समैन की मैं बात कर रहा हूँ टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक, जो अर्जुन कुमल ने किया है आउटस्टैंडिंग इनिंग रही है। अर्जुन कुमल डेफिनेटली हैरानी भी नहीं होती है जी, अब यहाँ ये बैठ के ही बैठेंगे वाह क्या इनिंग है, हैरान हो गया, हैरान नहीं है, क्योंकि इनसे बहुत उम्मीद थी और उन्होंने ये कहीं ना कहीं डिलीवर किया पहले ही मैच में, वहां पर जिस मैच में सारे प्लेयर जो है ध्वस्त हो गए, अपना विकेट थ्रो करके चले गए, गुलशन और देव जैसे प्लेयर भी। ये हाल रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम जो है 60 रन से कहीं ना कहीं इस गेम को हार जरूर गई, लेकिन अर्जुन कुमल की जो इनिंग है वो काफी उसने कहीं ना कहीं एक दिल में खुशी जरूर दी है कि चलिए एक आउटस्टैंडिंग इनिंग एक एशियट की तरफ से निकली, और एशियट की तरफ से इस वर्ल्ड कप में पहली 50 भी उनके बल्ले की तरफ से आई है। वेल डन अर्जुन, वेल डन। उसके बाद न्यूजीलैंड के हार्श विकेट टेकर्स के बारे में जान लेते हैं और एनालिसिस यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल, क्लार्क ने 3 विकेट लिए हैं, श्रोडर ने 2, ऑस्कर जैक्सन ने 2 विकेट लिए हैं। बॉलिंग यूनिट तो इतना खास नहीं रहा, बॉलिंग यूनिट ने खुद कहा था कि रन्स कर लीजिए, रन्स है हमारे पास, हम दे रहे हैं, लुटा रहे हैं रन्स, लेकिन बल्लेबाजों ने खुद की गलती कर लगभग 27-28 वाइड्स हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और नहीं थी बॉलिंग इतनी प्रॉपर। ये डेलीगेट जरूर कहेगा कि जो 3-4 विकेट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो नेपाल ने खुद अपने पैरों तले गंवा दी। बिल्कुल, आकाश त्रिपाठी, देव खन्ना और गुलशन झा किसी भी सूरत में ये बॉलर्स विकेट नहीं है, ये आपने खुद अपने विकेट भेंट में चढ़ा है। जो टीम 28-28 वाइड्स में रन दे रही है, आप ये नहीं कह सकते कि बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग उनकी रही है। डेफिनेटली शुरू के 10 ओवरों में उन्होंने कोशिश जरूर की है और नई बॉल से उन्हें विकेट मिला, रिजल्ट उनके आपके सामने है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। आप उम्मीद है कि आपको एनालिसिस पसंद आएगा, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी सारी अपडेट्स के लिए कम्युनिटी टैब लगातार चेक करते रहिए।